अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आज का दिन हम फ़ौजियों के नाम करते हैं क्योंकि जिस तरह के मामलात अभी जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ हो गए हैं, पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसी एग्जांपल्स एज़ सच नहीं मिलेंगी। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो अपनी इंट्रा पार्टी फाइट्स और जो पॉलिटिकल रिफ्ट मौजूद है, पीटीआई वर्सेस पीटीआई जो इनके मामला चल रहे हैं, उससे तंग है, एक सख्त दौर से गुजर रही है इन वजहों से। उन्होंने एक कोर कमेटी इजलास किया है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें डिस्कस की गई हैं, तय पाई हैं, उनके फ्यूचर का लाया अमल उसके अकॉर्डिंग चलेगा। उसको भी डिस्कस करेंगे और उसके अलावा चंद और ख़बरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी खबर आज की जो है वो ये है कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और 2 सहाफ़ियों के खिलाफ ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जी पर FIA में मुकदमा दराज की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी गई। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने के केस की समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 25 मार्च को होगी। ये 31 मार्च 2023 में आतिफ अली नामी एक सिटीज़न की तरफ से पिटिशन दायर की गई थी। और इसमें जी आप जनरल कमर जावेद बाजवा के अगेंस्ट ये एक अकेला केस है। हालांकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी कोर्ट रूम्स के अंदर एज अ विटनेस इनको बुलाने की डिमांड्स कर चुके हैं, लेकिन कभी वो नहीं पहुंचे, ना उनको बुलाया गया, ना रुजू किया गया। अब लेकिन आपको शायद वो कोर्ट रूम के अंदर नजर आ जाएं, लेकिन चांसेस कम ही हैं कि ये 2 लोग आपको कोर्ट रूम्स के अंदर नजर आए, क्योंकि फैजाबाद धरना केस में भी जब भी फैज हमीद को तलब किया जाता था तो वो नहीं पहुंचते थे। वो सारा मामला उन्होंने वर्चुअली हैंडल किया, बाद में अपना बयान भी इसी तरीके से रिकॉर्ड करवाया। तो अभी एक और अपडेट फैज हमीद से मुतल्लिक आई है, लेकिन वो उनके भाई की है कि नजफ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा फिगर है कि जिनको आप कहेंगे ये एक फैमिली गाय इनोसेंट बंदा है, करप्शन से इसका कोई लेना देना नहीं, और हमारा जो अथॉरिटीज़ हैं वो इतना लॉ एंड ऑर्डर से दूर है कि ऐसे बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं जाके। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी, एक तो ये पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके अलावा इनके ऊपर अच्छी खासी एलिगेशंस हैं। जब ये नायब तहसीलदार की ड्यूटीज़ संभाल रहे थे, उस वक्त DGISI फैज़ हमीद साहब ही थे, तो इनके ऊपर जायदादों की गैर कानूनी ख़रीदो फ़रोख्त में मुलविस होने की और करप्शन के बहुत से इल्ज़ामात लगे। और जी साथ साथ इनके ऊपर अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी से तजावज़ करने की भी एलिगेशंस लग चुकी हैं। जब इनको पहले गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त मीडिया में ये खबरें चली कि इन्होंने हिरासत से भागने की कोशिश की है, लेकिन तफ्तीशी अफसर नासिर अजीज़ न्याजी का इस पर यह कहना था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो हेजिटेंट थे, गिरफ्तार होने से वो डर रहे थे, लेकिन भागने की कोशिश नहीं की। तो ये एक मामला हो जाता है फैज़ हमीद के साथ। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि आप आज फ़ौजियों के नाम इस दिन को करें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो जनरल्स होते हैं, जो रिटायर्ड जनरल्स होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुका हो, जो साबिक DGISI रह चुका हो, उसके ऊपर केसेस ऐसे नहीं चलाए जाते। उनके ऊपर आपको शायद ही कोई केस चलता हुआ नज़र आए। एक्सेप्शन रखें आप मुशर्रफ साहब की, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने तो 10 साल के लिए यहाँ पर मार्शल लगाया था। उन्होंने यहाँ पे वक्त 8-10 साल के लिए और उन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा वक्त गुजारा। फिर जब आप रूल में आ जाते हैं इस तरीके से, मार्शल में जनरल बनते हैं, और उनके जो दौरे हुकूमत में बहुत सी कंट्रोवर्सी उनके साथ अटैच हुई थी, तो वो एक सेपरेट स्टोरी है। लेकिन अभी फैज़ हमीद के भाई को अकाउंटेबल किया जा रहा है, फैज़ हमीद को अकाउंटेबल करने की कोशिश की जा रही है। ये पहले चीज़ें नहीं हुई हैं। खैर देखते हैं कि सारे मामले का एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस की समाअत करेगी और फिर फैज़ हमीद और कमर जावेद बाजवा साहब का जो नाम है इससे क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसे अभी मैंने मेंशन किया कि इस मुल्क की तारीख में तो आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि मिलिट्री से रिलेटेड इतने हाई रैंक के रिटायर्ड जनरल्स के अगेंस्ट केस हो, और लेट अलोन उसकी समाअत जो है वो केस की हो जाए, उनके अगेंस्ट फैसला तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उन्होंने कोर कमेटी का इजलास किया है। बहुत सख्त ज़रूरत थी उन्हें इसकी। इंट्रा पार्टी फाइट्स और जो इनका पॉलिटिकल रिफ्ट था वो बढ़ता जा रहा था, इस स्पीड से वो जा रहे थे कि लग रहा था बहुत जल्दी ये पूरी पार्टी कोलैप्स कर जाएगी। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी में बानी PTI की हदायत पर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला किया गया है। तमाम अरकान असम्बली अपने हलकों में एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। एहतजाजी मुजाहरों के साथ बड़े शहरों में जलसे भी होंगे। 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक जलसा करना चाह रही है। इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त के लिए एप्लीकेशन भी दर्ज करवा दी है कि 23 या 24 मार्च में से एक डेट अलाउ कर दी जाए। लेकिन सिंस वो पाकिस्तान डे है, उसमें अगर वो परमिशन नहीं भी मिलती सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और उस दिन और भी बहुत सी परेड्स
और पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से जो है वो बहुत से इवेंट्स मुनक्किद किए जाते हैं। तो 30 मार्च का वो दिन है जो पीटीआई उसके अल्टरनेट के तौर पर जा रही है। उसके अलावा जो बयानबाजी मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से हो रही थी कि जिसका जो दिल करता था वो उस तरह की बात कर देता था, या तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती थी पीटीआई के अपने ही नैरेटिव से, या वो कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स शेयर हो जाती थी, उससे रोक दिया है उनको। कि सिर्फ चंद लोग जिनको पीटीआई के लोग जो है वो लीडरशिप खुद ही इमरान खान या फिर खुद सेलेक्ट करेंगे कि सिर्फ ये लोग मीडिया से बात करें, उनके अलावा कोई बंदा बयानबाजी नहीं करेगा। टॉप ऑफ द लिस्ट शेर अफजल मरवत साहब हैं, जिन्होंने पीटीआई को यकीन दहानी करवाई है कि अब वो मुतनाज़ बयान देने से गुरेज करेंगे और ऐसी जो मिस्टेक है वो अब उनको जो है उसकी शिकायत का मौका नहीं देंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अरकान को तमाम तर तवज्जो एहतजाजी तहरीक पर मरकूज़ करने की हदायत की गई है। मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत फोकस इनका आई होप इमरान खान की जो रिलीज़ है और बुशरा बीबी का जो रिलीज़ है उसके ऊपर भी चला जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती जा रही हैं। एहतजाज लेकिन साथ साथ चलते रहेंगे, एहतजाज नहीं रुकने चाहिए। मैंडेट थीव्स की गवर्नमेंट के अगेंस्ट पीटीआई के नैरेटिव में यही चीज़ इन्वॉल्व है कि जी इलेक्शन रिगिंग पे कोई समझौता नहीं है, वोट चोरों के ऊपर कोई समझौता नहीं है। हालांकि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को गो अहेड दे दिया है कि इस गवर्नमेंट के साथ जो है आप मामलात को अच्छे तरीके से वर्किंग रिलेशन रखें। बेसिकली वही अली अमीन गंडापुर वाली बात कि नज़रियाती डिफरेंस तो रहेगा लेकिन वर्किंग रिलेशन तो रखना पड़ेगा, और इमरान खान ने भी इस चीज़ को ओके कर दिया, तो विच इज़ अ गुड थिंग। थोड़ी क्रॉस बॉर्डर्स बात करें तो यूएसए में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट ने यूएसए की अहल करार दे दिया है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ऑफिशियल नॉमिनी है वो प्रेसिडेंट की, दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडन है। लेकिन अभी एक पिक्चर जो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत वायरल हो रही थी, उनकी कैप है जो उन्होंने पहनी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 45 एंड 47। पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छा लगा, पीटीआई के सपोर्टर्स को, वोटर्स को, कि हमें सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में जो धांधली हुई है इलेक्शंस में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की, उसके बारे में शायद डोनाल्ड ट्रंप आवाज़ उठा रहे हैं, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 45th प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 46th प्रेसिडेंट जो बाइडन, जिनका अभी टेन्योर चल रहा है, और अगले इलेक्शंस के बाद यूएसए अपना 47th प्रेसिडेंट जो है उसको इलेक्ट करेगी, जिसकी होप्स इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बहुत हाई है कि वो मैं ही हूँगा। इस तरह से उन्होंने वो कैप पहनी है कि 45th प्रेसिडेंट मैं था, 47th प्रेसिडेंट भी मैं होने वाला हूँ। तो जी ये वो चीज़ नहीं है जो हम सोच रहे थे, हो भी सकती थी लेकिन है नहीं, सोचने के लिए, डे ड्रीम करने के लिए, खुश होने के लिए, लेकिन उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। लेकिन बहरहाल आखिर में रशिया से मुतल्लिक बात करें तो वहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपना 5th टर्म सिक्योर कर लिया है। ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स से ये रशिया पर रूल कर रहे हैं। 1999 में ये प्रेसिडेंशियल ऑफिस ऑक्यूपाई करने के लिए आए थे और तब से ही डिडंट लीव, तब से जी वो प्रेसिडेंट ही चल रहे हैं उस मुल्क का। बहुत कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है इलेक्शंस को, इलेजिटिमेट इलेक्शंस कहा जा रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन्हीं की धांधली हुई है जिन इलेक्शंस के अंदर। पाकिस्तान से ज़्यादा कौन अंडरस्टैंड करता है इलेक्शंस में धांधली को। तो अलेक्सी नवाल्नी जो कि व्लादिमीर पुतिन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट था, जेल के अंदर मौजूद थे। वॉक पर जाते हैं, वॉक से वापस आके कोलैप्स कर जाते हैं एंड सडन डेथ हो जाती है। उन्होंने अपनी डेथ से पहले एक प्रोटेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, एक एक्शन है ये, नून अगेंस्ट पुतिन, जिसमें एंटी पुतिन जो लोग हैं वो ज्वाइन इन करेंगे और नून के वक्त पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाएंगे और जाकर या तो अपना बैलेट पेपर डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर उन 3 कंटेस्टेंट्स में से किसी एक को वोट डाल देंगे जो पुतिन के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहा है। इस तरीके से ये जो है इस वक्त रशिया के माहौल जा रहे हैं। फ़र्क इसका मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा पड़ेगा। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो इतना वक्त से अपनी पोजीशन सिक्योर करके बैठे हैं, आगे भी वो इस चीज़ को लेट्स सी अगर चला सकते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी इस पोजीशन के सिक्योर होने के बाद तीसरी जंग अजीम की जो है वो धमकी दी है, पेशगोई की है कि अगर वेस्ट अपनी पॉलिसीज़ से बाज ना आया, अपनी हरकतों से बाज ना आया, तो जी एक और वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। बहरहाल इस वक्त दुनिया में अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस करें तो सेम ही सिचुएशन चल रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में आ जाते हैं तो वो उनका सेकंड टेन्योर होगा। अगर इंडिया के इलेक्शंस में मोदी साहब आ जाते हैं तो उनका तीसरा टेन्योर होगा। पाकिस्तान में अच्छी है, बुरी है, सिलेक्शन है, मैंडेट थीव है, लेकिन दूसरा टेन्योर इस वक्त पीडीएम का ही चल रहा है। ये
पहले भी शहबाज शरीफ साहब आपके वज़ीर आज़म थे, दूसरी दफ़ा भी ये आपके जो वज़ीर आज़म हैं वो शहबाज शरीफ साहब ही आए हैं और उसमें एक कोalition गवर्नमेंट ही है। यही चीज़ रशिया के अंदर भी हुई है कि 5वीं दफ़ा व्लादिमीर पुतिन साहब ने अपनी पोजीशन सिक्योर की है। बहरहाल जी, अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।